मेरा नाम माया है। 32 साल की उम्र, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा कस्बा और एक ऐसी जिंदगी जो घर की चारदीवारी और जिम्मेदारियों के बीच कहीं खो गई है। मेरे पति 34 साल के हैं, एक फैक्ट्री में काम करते थे, लेकिन पिछले 4 साल से कमर के दर्द ने उन्हें लाचार कर दिया है। वो ज्यादा देर खड़े नहीं रह पाते और रातें अक्सर करवटें बदलते गुजरती हैं। 16 साल की बेटी और 13 साल के बेटे की मां होने के नाते मेरा दिन बस उनकी जरूरतों को पूरा करने में बीतता है। लोग कहते हैं कि मैं आज भी उतनी ही खूबसूरत हूं जैसी शादी से पहले थी, बिल्कुल गुजरे जमाने की हेमा मालिनी जैसी। जब मोहल्ले की औरतें ये कहती हैं तो दिल को अच्छा तो लगता है, पर उस खूबसूरती का क्या फायदा जो एक अकेलेपन की चादर में लिपटी हो। बात पिछले महीने की है, जब मैं अपने ननिहाल में एक शादी में शामिल होने गई थी। वहां की रौनक और शोर शराबे में मैं अपनी थकान भूल जाना चाहती थी। वहीं मेरी मुलाकात ईशान से हुई। ईशान मेरा ममेरे भाई, 26 साल का कसरती बदन वाला जवान लड़का जो शहर में बैंक की नौकरी करता है। उसकी आंखों में एक ऐसी बेबाकी थी जो मुझे बार बार अपनी ओर खींच रही थी। शादी वाले घर में मेहमानों की भीड़ थी। एक शाम जब मुझे तैयार होना था तो नीचे के सारे बाथरूम भरे हुए थे। मजबूरन मुझे ऊपर छत वाले पुराने बाथरूम की तरफ जाना पड़ा। वहां पहुंचकर मैंने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आई, बस 2 मिनट भाभी, मैं ईशान हूं। जब दरवाजा खुला तो सामने ईशान खड़ा था, बदन पर सिर्फ एक तौलिया और गीले बालों से टपकती बूंदें। जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, फर्श की फिसलन की वजह से उसका पैर डगमगाया और वो सीधे मेरे सामने गिर पड़ा। उस गिरते हुए पल में उसका तौलिया थोड़ा ढीला हुआ और उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेबसी और शर्म छा गई। मैंने बस एक लम्हे के लिए उसे उस हालत में देखा और मेरे भीतर जैसे बिजली सी दौड़ गई। उसकी वो मासूमियत और अनजानापन मेरे दिल की गहराइयों में कहीं उतर गया। शादी की रस्में खत्म हुई और विदाई के बाद घर में सन्नाटा छा गया। अब हवेली में सिर्फ मैं, मेरे बच्चे, ईशान और कुछ बुजुर्ग महिलाएं बची थीं। उस रात जब सन्नाटा गहराने लगा, मेरा मन ईशान की उसी छवि के इर्द गिर्द घूमने लगा। रात के 9 बजे जब वो बाहर से टहल कर लौटा तो मेरे पास आकर बैठ गया। मेरा बेटा पास ही चारपाई पर फोन देख रहा था। ईशान ने मुस्कुराकर पूछा, भाभी क्या देख रही हो? मैंने कहा, बस पुरानी फिल्म। वो भी मेरे पास बैठ गया। कमरे की धुंधली रोशनी में उसका करीब होना मेरी धड़कनों को बेकाबू कर रहा था। तभी बेटे ने कहा, मम्मी लाइट बंद कर दो, नींद आ रही है। जैसे ही लाइट बंद हुई, अंधेरे ने कमरे को अपनी आगोश में ले लिया। ईशान और मेरे बीच बस मेरा बेटा सोया था। उस खामोशी में मुझे ईशान की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। मेरा हाथ अनजाने में उसकी ओर बढ़ा और जैसे ही मेरी उंगलियों ने उसकी कलाई को छुआ, मुझे महसूस हुआ कि वो भी जाग रहा है। अंधेरे कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि मुझे अपने ही दिल की धड़कन किसी नगाड़े जैसी सुनाई दे रही थी। ईशान की कलाई पर मेरी उंगलियों का स्पर्श होते ही वो हल्का सा सहरा, लेकिन उसने अपना हाथ पीछे नहीं खींचा। मेरा बेटा हमारे बीच गहरी नींद में था। उसकी नियमित सांसें गवाह थीं कि वो इस दुनिया की उथल पुथल से बेखबर है। मैंने धीरे से अपना हाथ ईशान की हथेली के ऊपर रखा। उसकी त्वचा की गर्माहट ने मेरे भीतर सोई हुई उन तमाम इच्छाओं को जगा दिया जो पिछले 4 सालों से पति की बीमारी और घर की जिम्मेदारियों के नीचे दफन थीं। ईशान ने अपनी उंगलियां मेरी उंगलियों में फंसा दीं। उस एक छोटे से स्पर्श ने जैसे मुझे ये हक दे दिया कि मैं और आगे बढ़ सकूं। ईशान, मैंने बहुत धीमी आवाज में फुसफुसाया। मेरी आवाज में थरथराहट थी। उसने मेरा हाथ थोड़ा और कस लिया और दबी हुई आवाज में बोला, भाभी ये गलत है, हम जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। उसकी बात सुनकर मेरा हाथ एक पल के लिए ठिठका, लेकिन मेरा मन अब किसी भी तर्क को सुनने को तैयार नहीं था। मैंने करवट लेनी और नाइट लैंप की उस धुंधली पीली रोशनी में उसका चेहरा देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था, लेकिन उस डर के पीछे एक छिपी हुई चाहत भी साफ झलक रही थी। मैंने महसूस किया कि वो भी उसी कशमकश से गुजर रहा है जिससे मैं। गलत और सही की पहचान तो तब होती है ईशान, जब इंसान के अंदर कुछ बचा हो, मैंने उसके कान के पास झुककर कहा। मैं बरसों से एक ऐसी प्यास लिए जी रही हूं जिसे कोई नहीं समझता। सब मेरी खूबसूरती की तारीफ करते हैं, पर उस खूबसूरती के पीछे के अकेलेपन को किसी ने नहीं देखा। ईशान ने मेरी आंखों में देखा। उसकी सांसें अब तेज चलने लगी थीं। उसने धीरे से उठकर बैठने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसका हाथ नहीं छोड़ा। वो बोला, भाभी आप मेरी ममेरी बहन जैसी हैं, समाज क्या कहेगा? और भैया? उसके भैया कहते ही मुझे अपने पति का चेहरा याद आया, लेकिन उस याद से ज्यादा गहरा वो दर्द था जो हर रात मुझे अकेला महसूस कराता था। मैंने ईशान का हाथ अपने चेहरे पर रखा। उसकी हथेलियों में वो मजबूती थी जिसकी मुझे तलाश थी। वो हिचकिचाया, फिर धीरे से उसने मेरे गालों को छुआ। उस एक पल के लिए पूरी दुनिया ठहर गई। न कोई मर्यादा याद रही, न कोई रिश्ता। तभी बगल वाले कमरे से किसी के खांसने की आवाज आई। हम दोनों बिजली की तरह झटके से अलग हुए। मेरी सांसें फूल रही थीं। ईशान वापस लेट गया और चादर ओढ़ ली।
मैं भी बुद्ध बनी वहीं बैठी रही। क्या किसी ने देख लिया? क्या कोई जाग गया है? पड़ोसी कमरे से आई उस आवाज ने हमारे बीच के उस नाजुक पुल को एक पल में हिला दिया था। मैं और ईशान दोनों ही अपनी जगह जम से गए थे। करीब 5 मिनट तक हम दोनों ने अपनी सांसें रोके रखीं। जब दोबारा कोई हलचल नहीं हुई तो ईशान ने लंबी सांस छोड़ी और अपनी आंखें बंद कर लीं। लेकिन मेरी नींद तो जैसे हमेशा के लिए उड़ चुकी थी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण कमरे में आई तो माहौल पूरी तरह बदल चुका था। रात का वो जादुई और विद्रोही अंधेरा अब साफ रोशनी में शर्मिंदगी जैसा लगने लगा था। ईशान सुबह जल्दी तैयार हो गया। उसकी आंखों में अब वो बेबाकी नहीं थी, बल्कि वो मुझसे नजरें चुराने की कोशिश कर रहा था। रसोई में जब मैं चाय बना रही थी वो वहां आया और धीमे से बोला, भाभी, मुझे आज ही शहर के लिए निकलना होगा। बैंक में कुछ जरूरी काम आ गया है। उसकी आवाज में एक अजीब सी दूरी थी। मैंने चाय का कप उसे थमाया और जब हमारी उंगलियां छुईं तो इस बार वो बिजली जैसी तड़प नहीं थी, बल्कि एक ठंडापन था। मैंने महसूस किया कि जो दीवार मैंने रात को गिराने की कोशिश की थी, ईशान ने सुबह होते ही उसे दुगनी ऊंचाई के साथ वापस खड़ा कर दिया था। वो चला गया। उसके जाने के बाद हवेली मुझे काटने को दौड़ रही थी। घर लौटते वक्त बस की खिड़की से बाहर देखते हुए मुझे एहसास हुआ कि मैंने क्या खोया और क्या पाया। मैं अपने घर पहुंची, जहां मेरे पति अपनी उसी पुरानी बीमारी के साथ बिस्तर पर लेटे मेरा इंतजार कर रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, शादी कैसी रही माया? बहुत रौनक होगी न वहां? उनकी उस मासूमियत और भरोसे ने मेरे सीने में एक टीस पैदा कर दी। मैंने उनके करीब बैठकर उनके पैर दबाने शुरू किए। उस पल मुझे समझ आया कि ईशान की तरफ मेरा खिंचाव प्यार नहीं, बल्कि उस गुदगुदी की तलाश थी जो मैं अपनी नीरस जिंदगी में खो चुकी थी। ईशान मेरे लिए वो एक पल की राहत जैसा था, पर मेरे पति और बच्चे ही मेरी असलियत थे। आज भी जब मैं आईने के सामने खड़ी होती हूँ और अपनी खूबसूरती को देखती हूँ तो मुझे वो रात याद आती है। ईशान अब मुझसे बात नहीं करता, शायद वो उस रात की याद से भाग रहा है। लेकिन मैं अब भागती नहीं हूँ। मैंने समझ लिया है कि कुछ कहानियां अधूरी ही खूबसूरत होती हैं। वो रात मेरे दिल के एक कोने में दफन है, एक ऐसी आग की तरह जो जली तो थी पर जिसने मेरा घर नहीं जलाया। मैंने खुद को संभाल लिया है। अब मैं सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा नहीं हूँ, बल्कि एक ऐसी औरत हूँ जिसने अपनी कमजोरियों को पहचाना और उनसे लड़कर वापस अपनी मर्यादा की जमीन चुन ली।